अभी 1-2 दिन पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से जापान ने वीज़ा विदाउट डॉक्यूमेंट्स या वीज़ा फ्री एक्सेस अनाउंस करा था काफ़ी सारे देशों के लिए, और ये कहा था कि आप वीज़ा लगाने आएँ तो विदाउट डॉक्यूमेंट के हम आपको वीज़ा देंगे। ये थोड़ा सा पहले की न्यूज़ है। फिर इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन अपलोड की गई थी जो आप लोगों ने देखी भी होगी। उस वक्त तक जब तक वो इन्फॉर्मेशन अपलोड की थी तो जापान ने ये अनाउंस नहीं किया था कि ये कौन कौन से देशों के लिए है, लेकिन अभी अनाउंस हो चुका है। तो जब ये अनाउंस हो चुका है तो मुझे लगा इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होगी क्या इसमें इंडिया इंक्लूड है कि नहीं, और अगर है तो उसके अंदर प्रोविजंस क्या हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, राइट। ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम वो सारी कंट्रीज़ के बारे में तो नहीं जानेंगे, बस बेसिकली मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज़ है। 68 कंट्रीज़ हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारा यूरोपियन यूनियन है, या ऑलमोस्ट सारे ही हैं, ऑलमोस्ट पूरा यूरोपियन यूनियन है। अफ्रीका के सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं, लिसोथो, मॉरिशस और ट्यूनीशिया। आप जानते हैं मॉरिशस में वीज़ा फ्री एक्सेस है इंडियंस को, ट्यूनीशिया में भी वीज़ा फ्री एक्सेस है। मिडल ईस्ट की अगर बात करें वहाँ पर भी सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ हैं। मिडल ईस्ट में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, उनमें से सिर्फ 3 कंट्रीज़ को इन्होंने अलाउ किया है, इज़राइल, टर्की और UAE यानी दुबई वगैरह। इसके अलावा ओशियानिया मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला एरिया है, यानी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही है उसमें। अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में काफ़ी सारे देश हैं, अर्जेंटीना, बहामास, बारबाडोस, ग्वाटेमाला, होंडुरस, मैक्सिको वगैरह। और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, US बाय डिफ़ॉल्ट होंगे ही। उसके अलावा अगर एशिया की बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसमें है साउथ कोरिया, थाईलैंड, हांगकॉन्ग, मकाऊ, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई। बस दैट्स ऑल। यानी नो इंडिया, नो रशिया, नो चाइना, राइट। तो इनफैक्ट नो साउथ अफ्रीका इधर, जिसमें साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड नहीं किया है इन लोगों ने अभी एज ऑफ नाउ। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा सही है, जापान उन सभी कंट्रीज़ को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहा जिनके सिटीजन्स वहाँ पे डिफ़ॉल्ट करते हैं, यानी वहाँ पर किसी वीज़ा पे जाते हैं फिर वापस नहीं आते, या उसे एक्सटेंड कराने की कोशिश करते हैं, या फिर उस वीज़ा पे काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर वर्क परमिट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है कि पर्पस को वायलेट करते हैं। देखिए ठीक है, उनके वहाँ प्रोविजंस हैं कि आप उसको करवा सकते हो, लेकिन पर्पस आपने जो शुरू में एम्बेसी को दिखाया था वो वायलेट तो हो ही जाता है। एनीवेज ठीक है, तो उसमें इंडिया का नाम नहीं है एज ऑफ नाउ। तो क्या आगे जाके भी नहीं होगा? न, ये कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। तो अभी तो ये नहीं बताया जा सकता कि आगे जाके इंडिया का नाम होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर इंडिया का नाम होना होता तो इस लिस्ट में डेफिनेटली होता। तो यानी आगे भी नहीं होगा। जब उन्होंने रशिया का नाम नहीं उसमें ऐड किया, इसलिए नहीं कि रशिया और जापान के रिलेशनशिप में थोड़ा सा इशू है उस वजह से नहीं इन्होंने ऐसा किया। हो सकता है कि रशियन सिटीजन्स, क्योंकि रशिया के आइलैंड्स जो हैं, रशिया का जो एरिया है बिल्कुल टच करता है जापान को। रशिया इज़ अ ह्यूज कंट्री। अगर आप कभी जापान के मैप को थोड़ा सा जूम इन करेंगे ना, तो जापान के जो पार्ट्स हैं उनके बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में, द क्लोजेस्ट कंट्री टू जापान इज़ एक्चुअली रशिया। इट्स नॉट साउथ कोरिया और चाइना, इट्स रशिया। जो सबसे नज़दीकी कोई कंट्री है जापान की, वो या तो आप साउथ में चले जाएं, ताइवान है, जिसे अगर आप कंट्री कहना चाहें कह सकते हैं, या तो साउथ में जाएंगे तो ताइवान है, नहीं तो उससे भी सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो है रशिया, राइट। तो यानी रशियन भी डिफ़ॉल्ट करते होंगे, शायद ये रीज़न हो सकता है। तो इंडियंस तो इस लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसी तरीके से अप्लाई करना है वीज़ा जिस तरीके से हम करते आ रहे थे, यानी वही सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंट स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न्स वगैरह, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। इसमें अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना चाहते हैं तो एक लेटर ऑफ गारंटी भी चाहिए होगा, कोई आपका गारंटर बनेगा जापान में जो आपकी गारंटी लेगा, राइट। मल्टीपल एंट्री यूजुअली वही लोग लेते हैं जिनके जाने का पर्पस होता है फैमिली से मिलना, तो दे नो समबडी ओवर देयर। बिजनेस हो गया तो कोई ना कोई होगा जो जापानीज़ नेशनल हो या जापानीज़ PR रेजिडेंसी होल्डर हो जो गारंटी ले सके। ठीक है जी, मैं गारंटी लेता हूँ XYZ, छोटा सा फॉर्म होता है और उसको भरना होता है, दैट्स ऑल। उसके सिग्नेचर होते हैं और कुछ नहीं होता, कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बड़ा आसान सा ही प्रोसेस होता है। अदरवाइज़ ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बताए थे। जापान का सक्सेस रेट अच्छा ही रहता है, 70 to 80% इसका सक्सेस रेट लगातार चलता है, यानी अगर 100 एप्लीकेशन आती हैं तो 70-80 वीज़ा लगकर आती ही हैं, राइट। 20-30 रिफ्यूज़ हो भी जाती हैं, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांशियल और प्रोफाइल बेस्ड रीजंस के ऊपर। ठीक है, हो सकता है कि प्रोफाइल में कुछ कमी आ रही है, हो सकता है सर्कमस्टांसेस अच्छे ना रहे हो वीज़ा के। कभी कभी रेयर केसेस में फाइलिंग के ऊपर भी आ जाता है कि भाई फाइलिंग ठीक से ना हुई हो। तो अगर आप एक्साइटेड थे कि भी इसमें इंडिया का नाम है कि नहीं, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड था कि इंडिया का नाम है कि नहीं अगर किसी ने जापान जाना है तो जापान में तो अब ऐसा नहीं है। यूजुअली अगर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, अगर इंडिया का नाम होता भी ना तो बड़ी जल्दी विड्रॉ कर लिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बड़ी जल्दी डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, लार्ज नंबर में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट अवॉइड करना चाहिए, राइट।
आप वीज़ा अगर कन्वर्ट कराते हैं तो लीगल प्रोविजंस को ही यूज़ करके वीज़ा कभी कन्वर्ट कराना पड़े तो तभी करवाएं, डिफ़ॉल्ट ना करें। डिफ़ॉल्ट करने का मतलब है कि आप किसी और वीज़ा पे गए हैं और कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी टूरिस्ट वीज़ा पे ही काम करना, दैट इज़ रॉन्ग। या तो आप उसे कन्वर्ट करा लें लीगल तरीके, लीगल प्रोविजंस को यूज़ करके, ठीक है, और या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे ही ओवरस्टे करे जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अगर आपको ओवरस्टे की नौबत नहीं होनी चाहिए, आप चाहें तो वहाँ पे उसको या तो वीज़ा एक्सटेंड करा लें या फिर उसे प्रॉपर वर्क में कन्वर्ट करा के गारंटर के थ्रू अपना वहाँ पे पीआर वगैरह या जो भी आपका लॉन्ग टर्म पर्पस है जापान में उसको प्रोविज़न में लेकर आएँ, इंस्टेड कि आप डिफ़ॉल्ट करें। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि सर्बिया ने भी इंडिया के लिए अभी भी है, वो तो प्रैक्टिस में ही है कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप सर्बिया जाते हैं, बट क्या वहाँ पर इमिग्रेशन इतना आसान है? नहीं है। इमिग्रेशन पे क्यों क्वेश्चंस आते हैं? क्योंकि इंडियन से डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, सर्बिया जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं शेंगन एरिया में, सर्बिया के बॉर्डर्स लगते हैं शेंगन एरिया के साथ, तो इसीलिए सर्बिया स्ट्रिक्ट रहता है थोड़ा सा इमिग्रेशन। उसने अपनी पॉलिसी नहीं चेंज करी है, काफ़ी साल हो गए हैं, पॉलिसीज एज इट इज़ अभी भी वही है, लेकिन सर्बिया इज़ वेरी पर्टिकुलर कि वो किसको अलाउ करेगा, किसको नहीं करेगा। इनफैक्ट अब तो सर्कमस्टांसेस सर्बिया छोड़िए, इंडिया में ही चेंज हो चुके हैं। अगर कोई सर्बिया जाता है फ्रेश पासपोर्ट पे तो यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर उसे रोक लेते हैं कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्यों जा रहे हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें को हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कभी भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या कुछ भी है। तो जापान जाने के लिए भी आपको ऑलमोस्ट वही डॉक्यूमेंटेशन है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने वो लगाने, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। जापान का वीज़ा सक्सेस रेट भी मैं आपको बता चुका हूँ और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कंट्रीज़ हैं उसकी भी लिस्ट मैं आपको दे चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है इस इन्फॉर्मेशन से हमें हमारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि वीज़ा फ्री का क्या है, इससे पहले कि रूमर में कन्वर्ट हो जाए या मिस इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे पास सटीक नॉलेज आ चुकी है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।